दोस्तों, पैरानॉर्मल एक्टिविटी पार्ट 5 को एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, सो सॉरी फॉर द डिले। तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी द मार्क्ड वंस 2014 में रिलीज की गई थी, जिसको डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर लैंडन ने। ये कोलैबोरेशन घोस्ट सीरीज चैनल के साथ की गई है और वो इस फिल्म का आखिरी पार्ट एक्सप्लेन करेंगे, जिसका लिंक आपको नीचे पिन किए हुए कमेंट में मिल जाएगा। आखिरी पार्ट में दिखाया गया है कि कैसे डीमन टोबी धरती पर आएगा। खैर, पार्ट 5 की बात करें तो इसके अंदर हमको पार्ट 2 के इवेंट्स का लिंक दिखाया जाएगा और मिडवाइफ्स नामक कवन के बारे में थोड़ी जानकारी मिलेगी कि आखिर उनका प्लान है क्या। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूवी शुरू होती है जून 2012 ऑक्सनर्ड कैलिफोर्निया में, जहां पर हम जेसी नामक व्यक्ति को देखते हैं जो कि रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ है और वो अपने पिता सेजर, बहन एवेट, दादी अर्मा और दोस्तों हेक्टर मैरिसोल के साथ सेलिब्रेट कर रहा है। वो अपने ही अपार्टमेंट के कॉम्प्लेक्स में सभी को पार्टी देता है और काफी एंजॉय करता है। जैसे कि माँ उसको जन्म देते ही मर गई थी, जिसके चलते उसकी बहन उसको कहती है कि मॉम उसके ऊपर बहुत नाज करती अगर आज वो जिंदा होती। अब जैसी हेक्टर के सामने बताता है कि उनकी नेबर एना के घर से रात में अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं, जो कि नॉर्मल नहीं थी। खैर, वो किसी का कैमरा देखता है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा फैसिनेट हो जाता है और ग्रेजुएट होने की खुशी में जो पैसे उसको मिले थे वो उससे एक सेकंड हैंड गोप्रो खरीद लेता है, जिसके साथ वो और उसका दोस्त हेक्टर मिलकर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने लगते हैं, जैसे कुछ स्टंट्स रिकॉर्ड करना। बट तभी जब वो अपार्टमेंट के बाहर होते हैं तो उनको उनका क्लासमेट ऑस्कर नजर आता है, जो कि एना के अपार्टमेंट से बाहर निकल रहा था। वो दोनों उसको हाई हेलो कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। कुछ ही देर में जैसी अपने घर में होता है और उसको एना के अपार्टमेंट से कुछ स्ट्रेंज रिचुअल करने की आवाजें आती हैं, तो वो अपने गोप्रो को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके उसको वेंट से एना के अपार्टमेंट की तरफ डायरेक्ट करता है, जिससे जो वो देखते हैं वो काफी शॉकिंग चीज थी। वहाँ पर एक न्यू लेडी थी और एना उसके वॉर्म पर एक सर्कल और ट्रायंगल बना रही थी, जो कि इन विचेस के कवन का सिंबल था, मीनिंग एना इन विचेस के साथ मिली हुई थी। नेक्स्ट डे जेसी और हेक्टर इन सब चीजों को मैरिसोल के साथ डिस्कस करते हैं, तो वो उनको बताती है कि हो सकता है कि एना एक ब्रूजा है, जिसका मतलब मैक्सिकन में होता है चुड़ैल। जेसी और हेक्टर एक छोटे बच्चे के जरिए उसके अपार्टमेंट्स को नॉक करवाते हैं और कुछ उल्टा सीधा भी बोलने को कहते हैं। बट तभी एना बाहर से शॉपिंग करके आती है, जो कि उनको कर्ज करने लगती है कि उनके साथ कुछ बुरा होगा। उसी शाम अब जेसी और हेक्टर कुछ पटाखे जला रहे होते हैं, बट तभी उनको एना के अपार्टमेंट से ऑस्कर भागता हुआ नजर आता है, जिससे वो डर जाते हैं और थोड़ी देर के बाद ही पता चलता है कि ऑस्कर ने एना को जान से मार दिया है और पुलिस उसकी डेड बॉडी वहाँ से बाहर निकालती है। वो सब शॉक में थे कि ऑस्कर ऐसा कैसे कर सकता है, एज वो पढ़ाई करने में भी बहुत अच्छा था। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर एना और उसका लिंक क्या था। अब ये सब पुलिस को इस बारे में नहीं बताते कि उन्होंने ऑस्कर को एना के अपार्टमेंट से भागते हुए देखा है, क्योंकि उसका बड़ा भाई एक गैंग मेंबर था, जिस कारण से वो बहुत डर गए थे। तो वो सीधा एना के अपार्टमेंट में खुद सर्च करने जाते हैं, जहाँ पर उनको एना का अपार्टमेंट बहुत गंदा दिखता है। वहाँ वाइफ्स लिखा था, जो कि इन विचेस के कवन का नाम था। वहाँ पर उनको बहुत सारी VHS टेप्स दिखती हैं, जो कि थी क्रिस्टी एंड केटी 1988, यानी कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी 3 से। खैर, तभी उनको वहाँ पर ऑस्कर का भाई ऑट्रो नजर आता है, जो कि खुद वहाँ पर कुछ सबूत ढूंढ रहा था, जिससे ये साबित किया जा सके कि ऑस्कर ने एना को नहीं मारा। वो जेसी और हेक्टर को वहाँ से बाहर जाने को कहता है, लेकिन वो एना की बुक्स और पेपर्स अपने साथ ले आते हैं। मैरिसोल एना की किताबें पढ़ती है, जहाँ पर उनको वही सेम मार्क मिलता है, जो कि एना एक लेडी के वोम पर बना रही थी। यहाँ पर डीमन की बातें होती हैं और स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में, जिसके चलते ये तीनों एक मिरर को ब्लैक रंग से पेंट करते हैं, ताकि डीमन वर्ल्ड का गेट ओपन किया जा सके विद सम रिचुअल्स। ये एक पुराना अबेंडन चर्च ढूंढते हैं और उसके अंदर इस रिचुअल को परफॉर्म करते हैं, बट स्टार्टिंग में कुछ नहीं होता और हेक्टर वहाँ से चला जाता है। बट देन मैरिसोल और जेसी को कुछ आवाजें अंदर वॉशरूम से आती हैं, जहाँ पर खुद पे खुद वॉशरूम के गेट मूव करने लगते हैं, जिससे डर के वो बाहर निकल आते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम जेसी के हाथ पर एक बाइट का मार्क देखते हैं, जो कि एग्जैक्टली वैसा था जैसा कि क्रिस्टी और केटी के शरीर पर हमने देखा था, यानी कि लास्ट नाइट इन्होंने किसी डेमन को जगा दिया था, या फिर बात उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। एनीवेज, अब जैसे हेक्टर को बताता है कि उसने एक भयानक सपना देखा,
जहाँ उसको कई सारी ओल्ड लेडीज ने घेरा हुआ है और कुछ रिचुअल कर रही है, जो कि डायरेक्ट रेफरेंस है मिडवाइफ्स की तरफ। घर का डॉग शैवो भी अब जैसे के पास आने से डर रहा था। उसी शाम जैसे ही हेक्टर और मैरिसोल एक घोस्ट गेम खेलते हैं, जिसमें ग्रीन और रेड लाइट जलती है यस और नो के लिए। उनको लगता है कि ये एक स्टूपिड सा गेम है, लेकिन जब जैसे कुछ सवाल करता है तो इस बॉक्स की लाइट्स खुद पे खुद जलती बुझती है, जो कि उनके लिए एक्साइटिंग था। बट जैसे कि ग्रैंडमा अर्मा आती है और इस बॉक्स को ले जाती है, क्योंकि उसको एहसास होता है कि घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी है। वो घर को विनेगर से क्लेंस करने की भी कोशिश करती है, जिसकी स्मेल सबको ऑकवर्ड लगती है। मीनवाइल जेसी और हेक्टर बास्केटबॉल खेलने जाते हैं, जहाँ पर कुछ गैंग मेंबर्स उन पर हमला करते हैं, लेकिन जेसी पर हमला करते ही एक अनसीन फोर्स उनको दूर फेंक देती है, जैसे कि कोई उसका बचाव कर रहा हो। घर आकर जेसी को पता चलता है कि उसके पास सुपर पावर्स है। लाइक वो बीच हवा में गिरने से रुक जाता है। वो एक सांस में ही एयर बेड में हवा भर देता है, जो कि नॉर्मल ह्यूमंस के लिए करना नामुमकिन था, जिससे हेक्टर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है। अब उसी रात हेक्टर और जेसी पेनेलोप और नटालिया को एना के अपार्टमेंट में एंजॉय करने के लिए लेकर आते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर पेनेलोप को एक बेसमेंट डोर नजर आता है, जिसको ओपन करते ही उसके अंदर से एक हाथ आता है, जो कि उसको पकड़ लेता है। बट वो किसी तरह से वहाँ से बाहर भाग जाती है। ये हाथ किसी और का नहीं बल्कि ऑस्कर का था। अब जब जैसे अंदर आता है तो उसको पेनेलोप कहीं नहीं मिलती, बट उसको बाथरूम में ऑस्कर नजर आता है, जो कि उसको बताता है कि हाँ, उसी ने एना को मारा है, क्योंकि उसने ही उन दोनों के अंदर किसी डेमोनिक एंटिटी को डाल दिया है। ऑस्कर की आंखें ब्लैक थी और वो अपने हाथ पर बाइट मार्क जैसे को दिखाता है कि उन दोनों को खुद को मारना होगा, इससे पहले वो किसी को नुकसान पहुंचाए। ऑस्कर तभी वहाँ से भाग जाता है और जैसे उसको बाहर फॉलो करता है, और हेक्टर से वो दूर से बात कर रहा था कि ऑस्कर यहाँ था, बट इतने में ही ऑस्कर बिल्डिंग से नीचे कूदकर अपनी जान दे देता है। अब बात ये थी कि ये सब जैसे अपने गोप्रो में रिकॉर्ड कर रहा था, तो वो फुटेज चेक करते हैं, जिस दौरान वो देखते हैं कि ऑस्कर ने ही पेनेलोप को वहाँ से डरा के भगा दिया था। जैसे ही हेक्टर और मैरिसोल अब एना के अपार्टमेंट में जाकर बेसमेंट में छानबीन करते हैं, जहाँ पर उनको 1994 की एक फोटो मिलती है, जिसके अंदर जैसे की माँ एना और लुइस थी। जी हाँ, ग्रैंडमा लुइस। और ग्रैंडमा लुइस ही इस कल्ट की फीमेल लीडर थी। वो तीनों घर के अंदर ब्लैक कपड़ों में किसी औरत को भी आते हुए देखते हैं, जो कि कुछ बॉक्सेस ले जा रही थी, जो कि मेरे हिसाब से VHS टेप्स होंगी। अब अगले कई दिनों तक जैसी की हालत बिगड़ने लगती है। लाइक उसको अपने चेहरे में किसी डीमन का चेहरा दिखना, आंखों से एक ब्लैक थिन वायर का निकलना, जिससे उसको काफी दर्द होता है। खैर, वो सब अब ऑस्कर के बड़े भाई के घर जाते हैं, जहाँ पर उनको उसकी रिसर्च नजर आती है कि इन मिडवाइफ्स ने बहुत सारे बच्चों को किडनैप किया है। और खास बात ये है कि ऑस्कर की माँ भी उसको जन्म देते ही मर गई थी और उन्होंने उसको अडॉप्ट किया था। सेम चीज जेसी के साथ थी कि उसकी माँ भी उसको जन्म देते ही मर गई थी। यहाँ एक और कॉमन चीज थी कि ये मिडवाइफ सिर्फ फर्स्ट बॉर्न मेल चाइल्ड को टारगेट किया करती थी। यहाँ पर हेक्टर एक न्यूज को नोटिस करता है कि इन हादसों की एक सर्वाइवर है, जो कि थी एली रे। अब दोस्तों, एली रे को हमने पैरानॉर्मल एक्टिविटी पार्ट 2 में देखा था, जहाँ केटी ने क्रिस्टी डैन को मार दिया था और वो हंटर को लेकर भाग गई थी, जिस दौरान एली रे एक स्कूल ट्रिप पर गई हुई थी। हेक्टर चुपके से उस पेपर को ले लेता है और वो सब वहाँ से बाहर आ जाते हैं। जैसे ये बहुत ही ज्यादा मूडी बन जाता है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है। वो बिना मतलब की फाइट्स में इंक्लूड होते हैं और वो काफी ज्यादा पावर शो करता है। वो अपने फ्रेंड्स को बताता है कि वो आजकल खुद पर काबू नहीं कर पाता, जिस कारण से उसको अच्छा फील नहीं होता। अब घोस्ट बॉक्स से वो बात करके इस फोर्स को दूर करने को कहता है, लेकिन ये अनसीन फोर्स मना कर देती है। उसी रात जैसे को अपने डॉग की आवाज एना के अपार्टमेंट से आती है और जब वो बेसमेंट की तरफ जाता है तो उसको वहाँ पर यंग केटी और क्रिस्टी हंसती हुई नजर आती है, जिनकी आंखें ब्लैक थी। अचानक से ही वो दोनों वहाँ से गायब हो जाती है और डीमन आकर जेसी पर अटैक करता है, जिससे वो पूरी तरह से इस डीमन के काबू में आ जाता है। अब यहाँ पर एक अजीब चीज है कि 1988 की क्रिस्टी और केटी जेसी को 2012 में कैसे दिख सकती है, तो इसका जवाब मूवी के अंत में मिलेगा। कीप वॉचिंग। जैसी ये पूरे टाइम अपने रूम में बंद रहने लगता है, ना वो किसी से बात करता, और जब हेक्टर उससे मिलने आता है तो उसको अपना गोप्रो भी दे देता है और मैरिसोल से भी दोस्ती तोड़ने की बात करता है।
हेक्टर को वॉल पर म्यूस लिखा हुआ नजर आता है, जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी 2 में बेसमेंट के गेट पर लिखा हुआ था, जिसका मतलब है माइन। डीमन सबको बता रहा है कि जेसी की बॉडी अब उसकी है। मैरिसोल और हेक्टर अपनी दोस्त की ऐसी हालत देख नहीं पा रहे थे, तो वो एली रे को फोन करके उसके साथ एक मीटिंग अरेंज करते हैं, जिसने इन विचेस के बारे में इतने सालों से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रखी थी। एली का कहना था कि ये विचेस का ग्रुप है जिनका नाम है मिडवाइफ्स, जो कि यंग लड़कियों को ब्रेन वॉश करती हैं और उनको उनका फर्स्ट मेल चाइल्ड देने के लिए मजबूर करती हैं। ये सब यंग लड़कियों के वोम पे पहले ही मार्क दे देती हैं, ताकि जब बच्चा पैदा हो तो वो ऑटोमेटिकली मार्क हो जाए, जस्ट लाइक जेसी और ऑस्कर। और आपको ये भी याद होगा कि एना अपने अपार्टमेंट में एक लेडी को मार्क कर रही थी। ये विचेस एक डीमन आर्मी बना रही है और इसीलिए ही उनको ये फर्स्ट मेल चाइल्ड चाहिए होता है। हेक्टर और मैरिसोल का कहना था कि जस्सी को अब डीमन ने पजेस क्यों किया है, तो वो बताती है कि फर्स्ट मेल चाइल्ड को मार्क तो बचपन में ही कर दिया जाता है, यानी वोम में। लेकिन ये डीमन तभी खुद को मार्क्ड पर्सन से अटैच करता है जब वो 18 साल का हो जाता है, यानी कि 666, और 666 का टोटल आता है 18। एली का ये तक कहना था कि ये विचेस इस हद तक जा चुकी है कि ये कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करके टाइम पोर्टल्स भी ओपन करती है और टाइम के साथ भी छेड़छाड़ करती है अपने काम को पूरा करने के लिए। एली उनको एक एड्रेस भी देती है कि इस जगह पे एक फाइनल रिचुअल होता है जब डीमन खुद को मार्क्ड व्यक्ति से अटैच करता है, और अगर ये पूरा हो गया तो जैसे कभी भी पहले जैसा नहीं हो पाएगा। उसकी सोल फिलहाल तो डीमन से लड़ रही है, लेकिन ये फाइट जेसी की सोल कभी जीत नहीं सकती, तो उनको जल्दी से एक्शन लेना होगा। जैसे के घर पर अब वो अपने डॉग शैवो को टॉर्चर कर रहा होता है, जिसके चलते ग्रैंडमा इर्मा एक मैक्सिकन रिलीजियस हीलर के पास जाते हैं और फिर वो कुछ रिचुअल्स करती है ताकि जैसे ठीक हो जाए। लेकिन तभी पूरे घर में लाइट्स चली जाती है और जैसी भी गायब हो जाता है। बट थोड़ी देर बाद ही जैसी एक अलग ही डायमेंशन से घर में वापस आ जाता है और सब कुछ तबाह कर देता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है और उसको बेड में लिटा दिया जाता है। नेक्स्ट डे जैसे अपने बेड से गायब हो जाता है और हेक्टर मैरिसोल उसको अपार्टमेंट के बाहर खड़ा हुआ देखते हैं, जहाँ पर उसने अपनी ग्रैंडमा को सीढ़ियों से धक्का देकर घायल कर दिया है। हेक्टर मैरिसोल उनको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, लेकिन जैसी फिर से गायब हो जाता है। उसी रात ग्रैंडमा इर्मा को आईसीयू में भर्ती किया जाता है, जिससे मिलने के लिए मैरिसोल और हेक्टर हॉस्पिटल जा रहे थे। बट तभी वहाँ पर डिमोनिक जेसी आता है और उनको रोक लेता है। वो हेक्टर को मारने ही वाला था कि तभी मैरिसोल बेसबॉल बैट से उसको मारकर बेहोश कर देती है और कार में डालकर उसको हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी एक अननोन कार उनका एक्सीडेंट कर देती है और जेसी को अपने साथ ले जाती है। इनको अब समझ नहीं आता वो क्या करे, तो वो सीधा ऑस्कर के भाई ऑट्रो के पास जाते हैं। वो अपने साथी के साथ गन्स लेकर एक घर की तरफ जाते हैं, जो कि किसी और का घर नहीं बल्कि ग्रैंडमा लुइस का घर था। वहाँ पर एक औरत उनसे हेल्प मांगती है और तभी वहाँ पर कई सारी विचेस उन पर हमला कर देती हैं, बट वो उन पर शूट करने लगते हैं, जिस दौरान ऑट्रो उसका साथी मैरिसोल मारे जाते हैं। अब सिर्फ हेक्टर बचता है, जिसका पीछा करता है डिमोनिक जेसी। बट अब यहाँ पर हेक्टर एक गेट के अंदर एंटर करता है, जहाँ पर कैमरा की रिकॉर्डिंग ब्लरी होने लगती है। वो एक अनजान घर में घुस जाता है और दोस्तों गेस करिए कि यहाँ पर हम किसको देखते हैं। जी हाँ, पजेस हुई केटी को फ्रॉम पैरानॉर्मल एक्टिविटी 1। यानी कि इस डोर की मदद से अब हेक्टर सीधा टाइम ट्रैवल करके पास्ट में 2006 में पहुंच जाता है, जहाँ पर आपको याद होगा कि केटी ने मीका का मर्डर किया था, तो वो नीचे उतरकर आई थी कुछ आवाज सुनकर। तो केटी नीचे आती है और हेक्टर को देखकर चिल्लाती है। फर्स्ट मूवी में आपको बताया गया था कि केटी बहुत तेज तेज चिल्लाई थी और मीका उसकी हेल्प करने नीचे जाता है, तो हेक्टर को देखकर वो चिल्लाई थी। सडनली मीका हेक्टर को देखता है और उसको पकड़ता है, बट तभी केटी गुस्से में आकर मीका को चाकू मार देती है। और मीनवाइल हेक्टर को हम डिमोनिक जेसी से टकराते हुए देखते हैं, जिससे वो नीचे गिर जाता है और तभी एक औरत आती है जो कि इस कैमरे का बटन टर्न ऑफ करती है, जिसके बारे में हमको कुछ नहीं पता कि वो केटी के घर में क्या कर रही थी। मेरा अंदाजा तो यही है कि वो इन विचेस की ही मेंबर होगी। ये सब होने के बाद हेक्टर की भी मौत हो जाती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस फिल्म ने पिछली सभी फिल्मों का कॉन्सेप्ट और टाइमलाइन पूरी तरह से बदल कर रख दिया। शुरुआत में तो बस ये था कि ग्रैंडमा लुइस ने डीमन से डील की थी कि फर्स्ट मेल चाइल्ड के बदले उन्होंने वेल्थ और सक्सेस मांगी, बट अब यहाँ पर पूरी आर्मी को ही बनाने की बात चल गई है।
यहाँ पर एक चीज अच्छी लगी कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी 1 में कीटी जब चिल्लाई थी तो उसको इस फिल्म से टाइम ट्रेवल के जरिए जोड़ दिया गया कि उसने हेक्टर को किचन में देखा इसलिए वो चिल्लाई थी। बट ऐसा होने की वजह से क्या पास्ट या फ्यूचर में चेंजेस नहीं आएंगे? क्योंकि टाइम ट्रेवल के हिसाब से तो कुछ ना कुछ चेंजेस होने चाहिए। और दोस्तों ट्रस्ट मी, पार्ट 6 में तो बहुत खतरनाक कंफ्यूजन होने वाली है जिसको घोस्ट सीरीज चैनल एडमिन आपको समझाएंगे। इनफैक्ट हम दोनों के लिए ही ये लास्ट 2 फिल्में काफी कॉम्प्लेक्स थी क्योंकि बहुत सारी चीजें डायरेक्टर्स ने लूज छोड़ दी है। लाइक वो एक चीज कनेक्ट करते हैं लेकिन तभी दूसरी कमी निकल आती है। एक और चीज कि यंग क्रिस्टी और कीटी 1988 से 2012 में जेसी के सामने आई। टाइम ट्रेवल किया होगा क्योंकि विचेस ने ऐसा तरीका ढूंढ लिया, लेकिन वो यहाँ पर कर क्या रही थी इसका कोई भी जवाब मूवी में हमको नहीं मिलता। जेसी और ऑस्कर तो डीमन आर्मी का एक मात्र हिस्सा थे। जैसे किसी की भी सेना में कुछ पोजीशंस होती हैं तो मेरे हिसाब से जेसी और ऑस्कर मात्र डीमन सोल्जर्स होंगे क्योंकि तभी तो इतने सारे मेल चाइल्ड को मिडवाइफ्स ने एब्डक्ट किया था। मूवीज के अंदर इतने सारे प्लॉट होल्स हैं कि मतलब उनको पिछली मूवीज से लिंक करना और समेटना काफी मुश्किल है। जेसी को डीमन आर्मी ज्वाइन करने के लिए इन्होंने बचपन से ही मार्क कर दिया था और यहाँ एक चीज बताई गई है कि फर्स्ट मेल चाइल्ड को जन्म देते ही माँ मर जाया करती है, तो यही कारण था कि क्रिस्टी को 2006 में मार दिया गया। बट अगेन एक और प्लॉट होल यहाँ पर नजर आता है कि क्रिस्टी फ्रॉम 1988 यहाँ कैसे आ गई। मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि बस फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी प्लॉट बना दिया गया है। दोस्तों बाकी आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों आई हैव डन माई पार्ट हियर। बाकी चीजें आपको घोस्ट सीरीज समझाएंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी है जो कि पार्ट 6 से जुड़ी हुई हैं और अगर मैंने यहाँ पर उस पर बातें की तो पार्ट 6 खराब हो जाएगा। तो आप पार्ट 6 जरूर देखना क्योंकि उसमें तो और भी ज्यादा खतरनाक चीजें हैं। डीमन का फेस भी दिखाया गया है, रिचुअल है, टाइम ट्रैवल है और काफी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। इस मूवी से रिलेटेड चीजें मैंने आपको बता दी है, तो मूवी पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।